जी सर, सर। आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑडिट के लिहाज से, क्योंकि अभी हमने ऑडिट का टॉपिक स्टार्ट किया है। ऑडिट की डेफिनेशन कल हमने की थी, मैं उसको फिर आसान लफ्जों में दोबारा बता दूं। सिस्टमैटिक वे से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना और उसके बारे में रिपोर्ट देना, ये बेटा ऑडिट कहलाता है। अगर आपने उसको चेक कर लिया है और उसकी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं की, उसकी रिपोर्ट आपने सबमिट नहीं करवाई, तो वो ऑडिट कंडक्ट ही नहीं होगा, उसको माना ही नहीं जाएगा। उसके बाद बेटा जो दूसरा टॉपिक है वो है द पर्पस ऑफ एन ऑडिट। मकासद क्या है, ऑडिट कंडक्ट करवाया क्यों जाता है। वो बेटा वो कहता है द मेन पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट एंड नॉलेजेबल ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट ट्रूथ एंड फेयरनेस। सारी बातें इसी के अंदर है, यही पर्पस है। इज टू एक्सप्रेस एन इम्पार्शियल, बेटा इम्पार्शियल कहते हैं पार्ट्स में, के पार्ट बाय पार्ट आप उसको चेक करके उसके बारे में अपनी राय का इजहार करें। एक्सप्रेस एंड इम्पार्शियल, इंडिपेंडेंट और आजादाना। मैंने कल भी बेटा यही बात की थी कि अगर तो वो शख्स जो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर रहा है, अगर वो इंप्लॉय होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो अपनी राय आजादाना तौर पर नहीं दे सकता। कैसे नहीं दे सकता? वो ऐसे नहीं दे सकता कि वो उसी कंपनी में मुलाजिम है और उसी कंपनी में अगर फ्रॉड हुआ है तो जिन लोगों ने किया है वो उसके साथ ही काम करता है, वो कैसे अपनी राय का इजहार करेगा? वो कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देगा उनको, वो कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देगा। इस वजह से हम उसको इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे अगर वो इंप्लॉय है, क्योंकि वो इंटरनल ऑडिट बन जाएगा। मैंने कल भी यही बात की थी, खाली लफ्ज लिखा हुआ हो ऑडिट या ऑडिटर, उसके साथ इंटरनल या एक्सटर्नल का ऐड ना किया हुआ हो, तो वो एक्सटर्नल ही ट्रीट होगा, वो इंडिपेंडेंट ही ट्रीट होगा। अगर आपने इंटरनल की बात करनी है, इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करवाना है और बताना है कि मेरा इंटरनल ऑडिट हो रहा है या ये जो शख्स है ये इंटरनल ऑडिटर है, उस सूरत के साथ आप उसको शो करें। ये थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम इशू आ गया था, तो इस वजह से जो ऑडिट होगा वो जो है इंडिपेंडेंट या आजादाना या ओपन नहीं हो सकता अगर वो इंटरनल ऑडिटर है। इस वजह से उन्होंने कहा है इंडिपेंडेंट ओपिनियन, आजादाना राय, और उसी वक्त हो सकती है जब वो शख्स कंपनी का मुलाजिम नहीं होगा, आप बाहर से हायर करेंगे। कल भी मैंने ये बात की थी और ये बात अब माइंड में रखिएगा। ऑडिट इज कंपल्सरी बाय द लॉ फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड द पर्सन शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में भी ये बातें बेटे ये है ही है, कौन ऑडिटर होगा, कैसे होता है ऑडिट, वो तमाम बातें, हायरिंग कैसे होती है, उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद बेटा है एंड नॉलेजेबल ओपिनियन। नॉलेजेबल क्या है? ऑटोमेटिकली अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसकी ओपिनियन नॉलेजेबल ही होगी। क्या आप रास्ते में से किसी को बुला के कह दें जी हाँ जी ये कंपनी का मुलाजिम नहीं था और आके हमने इससे ऑडिट करवा लिया है, तो वो ऑटोमेटिकली नॉलेजेबल ओपिनियन नहीं होगा। अबाउट ट्रूथ एंड फेयरनेस, असल में दोनों का मतलब अगर हम ये देख लें, इसके अगले टॉपिक है भी ये ट्रू, दूसरे चैप्टर का पहला टॉपिक ही ट्रू एंड फेयर व्यू ही है। ये तमाम की तमाम बातें वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। ट्रूथ एंड फेयरनेस का मतलब है हक और सच, ओरिजिनलिटी, असल में क्या है उसके बारे में रिपोर्ट दे देना, ये बेटा असल में ऑडिट करवाने का मकसद है। यूं कह लें कि पर्पस है ऑडिट का कि जो काम कंपनी में मैनेजमेंट ने किया है, कोई तीसरा आदमी उसको चेक कर ले और उसके बारे में रिपोर्ट दे दे। किसको? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को क्यों? बिकॉज ऑल द शेयर होल्डर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट।
उसकी मिसाल मैं अक्सर ये दिया करता हूं कि आप लोगों ने स्टडी की, तो आपके पेपर जो है यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है, असल में वो क्या होता है, वो आपका जो है थर्ड पार्टी चेकिंग होती है। फिर हम उसका रिजल्ट आता है, अगर मैं ही फॉर एग्जांपल चेकिंग करूंगा तो मैं कभी भी रिजल्ट को खराब नहीं करूंगा, मैं ओरिजिनल वे में उस बात को नहीं कन्वे करूंगा कि जिसमें इदारे का या मेरा नुकसान होगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो इस वजह से बेटा थर्ड पार्टी ये भी एक किस्म की एग्जांपल बनती है कि जो आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है, जो आपके पेपर कंडक्टिंग होती है, वो जो है एक किस्म का एक्सटर्नल ऑडिट ही होता है। किस चीज का? आपके बारे में, आपकी चेकिंग एक्सटर्नल तौर पर होती है। मेरा ये इससे थोड़ी सी एग्जांपल थी। अच्छा, इसके बाद होता क्या है, द ओपिनियन ऑफ एन ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्रीज confidence in the financial statements and reduce the risk when financial statements are used in decision making process। बेटा हम आगे पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव, इसी टॉपिक के अंदर ऑब्जेक्टिव भी क्या होते हैं। उसी स्टेटमेंट को देखते हुए बहुत सारे डिसीजन किए जाते हैं। अब उसकी जब आपने एक ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट पब्लिश की या जमा करवा दी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज SECP इन पाकिस्तान, SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये SECP कंट्रोल करता है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है। तो वो उस सूरत के अंदर वहां से आपने किसी के लिए लोन के लिए अप्लाई किया है, तो बैंक अगर तो वो जो रिपोर्ट है वो नॉलेजेबल ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करती है, वो एक्सटर्नल ऑडिटर भी अच्छा है। ये भी याद रखिएगा, ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है उसको ये भी देखा जाता है कि ये किस कंपनी की है, ये किस कंपनी की है, ये याद रखिएगा। इस चीज को भी मेंशन किया, उसकी भी एक वर्थ है। अगर ऐसी कंपनी ने ऑडिट किया है, अभी मैं ये कंपनी पे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फर्म, रिपीट करनी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फर्म होती है, वो फर्म जो है वो उस बात को वर्थ रखती है कि ये फर्म कैसी है, उसकी वर्थ के ऊपर ही लोगों की डिपेंडेंस उसके ऊपर होती है, वहीं से ही वो शेयर भी खरीदते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है इतने इसके शेयर्स हैं, ये इसकी वर्थ हो गई, उसको देखते हो। तो ये है जी बेटा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो है इस्तेमाल होती है। अब उसके बाद वो आगे वो कहता है बेटा कि जो प्रैक्टिस कमेटी है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ISA 200 सर्विंग एज अ मॉडल गिव्स द ऑब्जेक्टिव एंड गाइडेंस जनरल पर्पस गवर्नेंस ऑन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ISA के मुताबिक, ISA कहते हैं बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये स्टैंडर्ड बने हुए हैं। ये बनाए किसने हैं? ये एक इंटरनेशनली तौर पर जो एक्सेप्ट की गई थी उसने बनाए हैं इसको। तो वो क्या है, वो कहता है उसमें डेफिनेशन क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज टू एनेबल द ऑडिटर to express an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an identified financial reporting framework। कि जो ऑडिट हुआ है क्या वो इंटरनेशनली तौर पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं उनके मुताबिक हुआ है कि नहीं हुआ, जैसे ऑडिट होना चाहिए था वैसे हुआ है या नहीं हुआ, ये है इसका असल मकसद। अब इस द प्राइमरी एंड सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट आर लिस्टेड एज, ये बेटा मैंने वहां पे आपको शेयर भी कर दिए हैं। तो वो जो है वो ऑडिट है कौन कौन से, तो वो मेन जो है अगर आप उसको देखते हैं, ये देखें सबसे पहले बेटा जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ट्रू एंड फेयर व्यू। ये हम इंशाल्लाह मैंने फिर कहा है चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है, उसमें ये तमाम की तमाम बातें इंशाल्लाह पूरे के पूरी तफसील से होंगी। यहाँ पे सिर्फ ये है कि पहला मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है, सच्चाई और हकाइक के बारे में रिपोर्ट देना। सच्चाई और हकाइक के बारे में रिपोर्ट का मकसद क्या है कि जो चीज जैसे है वैसे ही होनी चाहिए, ये बताया जाए। अगर फ्रॉड है तो वो बताया जाए कि हाँ यहाँ फ्रॉड हो गया है, गलती है ये बताई जाए यहाँ गलती हो गई है। अब अगली जो बात है
वो बेटा याद रखिएगा आगे है जी डिडक्शंस ऑफ एरर्स। दूसरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है जी डिडक्शन ऑफ एरर। अब डिडक्शन किसको कहते हैं? डिडक्शन कहते हैं रोक ढूंढना, कि मैंने डिडक्ट कर लिया है यहाँ पे किसी किस्म की गलती है या नहीं है। अगर बेटा असल में ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर ये हो जाए, ये तमाम की तमाम बातें इसी में ही शामिल हो जाती हैं। डिडक्शन ऑफ एरर्स, डिडक्शन ऑफ फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रॉड्स एंड एरर्स? डिडक्ट कहते हैं बेटा ढूंढने को, प्रिवेंट कहते हैं रोकने को। हाँ मैंने तलाश तो कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हुए कि यहाँ पे ये गलती थी या ये फ्रॉड था, तो मैंने उसकी रोकथाम भी करनी है। ये भी ऑडिटर का जो है ऑब्जेक्टिव होता है, पर्पस होता है, एम होता है, जो मर्जी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद बेटा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरर्स एंड फ्रॉड्स? एरर्स एंड फ्रॉड्स या मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली। अगर जानबूझकर हुई है तो वो फ्रॉड है, अगर अनजाने में हुई है तो वो गलती है। अब जानबूझकर और अनजाने का हमें कैसे पता लगेगा? वो जब हम स्टेटमेंट्स चेक कर रहे होंगे वहां अंदाजा हो जाएगा कि अगर तो आपसे गलती हो गई थी और आपको जब पता लगा, आपने उसको कुछ ना कुछ ओवरकम करने की जरूरत जरूर करेंगे कि मैं इस यार ये मेरे से गलती हो गई थी, इसको मैं दुरुस्त कर लूं। मैंने एक किस्म हमने अकाउंटिंग में भी पढ़ लिया, हम रिवर्स एंट्री पास करने के बाद उसकी दोबारा एंट्री पास करते हैं। बहरहाल जो एरर्स होता है बेटा वो जो है जानबूझकर नहीं होता, अनजाने में होता है, और उसको कोशिश खुद ही वो शख्स जो मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट में होता है या जिससे वो हुई होती है, वो कोशिश करता है कि मैं इसको सही कर दूं। और जो फ्रॉड्स है वो ऑटोमेटिकली अनजाने में नहीं होता, जानबूझ कर किया जाता है और उसकी कभी भी कोशिश नहीं की जाती कि हम जो है इसको जो है दुरुस्त कर ले। आपके पास जो बुक के ऊपर भी बेटा के देख लें, डिडक्शन ऑफ एरर्स के अंदर जो है वो उसने ये भी लिखा हुआ है, क्लैरिकल और टेक्निकल एरर्स। कोई क्लैरिकल से कोई गलती हो गई, क्लर्क से हम, या टेक्निकली तौर पर कोई गलती होगी, आपने उसको डेबिट किसी और एसेट को करना था, किसी और एसेट को कर दिया, ये टेक्निकली तौर पर गलती है। ये गलती है ऑटोमेटिकली, पैसे थे कंपनी के अंदर ही है, कैश की जगह पे आपने बिल्डिंग में लिख दी है, बिल्डिंग की जगह पे आपने इक्विपमेंट में लिख दिया। तो ऐसे इस किस्म की बेटा जो है गलती, उसको टेक्निकल या क्लैरिकल मिस्टेक कहते हैं। उसके बाद उसने कहा जी एरर्स ऑफ ओमिशन, कोई चीज भूल गया मैं आज की डेट में एंट्री करने के, मैंने 3 दिन बाद एंट्री कर दी है। उसके बाद क्या एरर्स ऑफ कमीशन है, कमीशन मैंने किसी को पे करना था या लेना था, उसको ऐड करने में या उसको माइनस करने में मेरे से गलती होगी, मैंने बाद में कर दिया। कंपनसेटिंग एरर्स है, आपने एक गलती के बदले में उसको कंपनसेट किया, किसी और को उसको वहां पे अप्लाई कर दिया। और उसके बाद बेटा जो है एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन, आपने उसको डबल अप्लाई कर दिया, करना एक दफा था, बाद में फिर आपने उसको दुरुस्त कर दिया। तो ये जो बेटा होते हैं इसको हम कहते हैं क्लैरिकल और टेक्निकल एरर। ये तमाम की तमाम बातें आपको बुक के ऊपर है, मैंने एक छोटी सी एक आपको इसके असल में गाइडलाइन के तौर पर उसको जरा स्मॉल शेप के अंदर लिख कर दे दिया है, बाकी तमाम की तमाम बातें आपको बुक से मिलेंगी। उसके बाद बेटा है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स क्या है कि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई किए, आपने करना था ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल, आपने कर दिया रेवेन्यू प्रिंसिपल, आपने करना था इनकम रेवेन्यू प्रिंसिपल, आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई कर दिया था, हम उसको कहते हैं जी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। उसके बाद है बेटा मिस डिडक्शंस ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है जी, डिडक्शन ऑफ फ्रॉड्स बेटा क्या है, उसके अंदर भी इसने यहाँ पे 2 लिखे हुए, मैनिपुलेशंस, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और गुड्स, आपने मिस एप्रोप्रिएट किया, ये फ्रॉड्स थे, आपने पैसे लिखने वहां पे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल को कोट करता हूँ, आमतौर पर आपने बेटा I2B में भी ये बात पढ़ ली है, कैपिटल का वाला अगर आपने चैप्टर किया होगा, नहीं भी है तो जरा अकाउंटिंग को माइंड में लेके आइएगा। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है, जिस कंपनी का जितना कैपिटल ज्यादा होता है हम कहते हैं वो कंपनी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है उतना ही लोगों का उसके ऊपर एतमाद ज्यादा होगा, हाँ जी ये कंपनी ज्यादा सरवाइव करेगी। कहते हैं कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिंदा रहने के लिए जैसे इंसान को खून की जरूरत होती है, इसी तरीके से कंपनी को सरवाइव करने के लिए, कंपनी को
वर्क करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, उसी तरीके से कैपिटल की बेटा जरूरत होती है, सरमाए की जरूरत होती है। जितना उसके पास कैपिटल अपना होगा, उधार वाला नहीं। अगर मैं ये कहता हूँ एसेट आपके पास 20 लाख रुपए के हैं और आपके पास 18 लाख रुपए अकाउंट पेएबल है, 2 लाख रुपए कैपिटल है, आपकी कंपनी का कैपिटल ही नहीं है, लोग आपकी कंपनी के शेयर नहीं खरीदेंगे। अब आप बीकॉम पार्ट 2 में हो, अब आप शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर एडवांस अकाउंटिंग के अंदर भी कर लोगे या कर लिया होगा, मुझे ये नहीं पता, वहां से भी आपको वर्थ हो जाएगी लोग क्यों शेयर्स खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, शेयर्स की वैल्यूज क्या होती है, वहां पे ये तमाम की तमाम बातें बेटा आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, ये है बेटा आपके जो है इसके जो हम कहते हैं कि ये जो बेटा इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे है बेटा इसके लिमिटेशंस। लिमिटेशंस कहते हैं बाउंड्रीज को। इन ऑब्जेक्टिव्स को जब आप कर रहे होते हो, हासिल कर रहे होते हो, अचीव कर रहे होते हो, तो कुछ ना कुछ बाउंड्रीज हैं। वो क्या है बेटा? वो है जी सबसे पहले जो है जजमेंटल ओपिनियन। अब जजमेंटल ओपिनियन से मुराद क्या है बेटा? बेटा ऑडिटर कभी, एक और बात याद रखिएगा, हम आगे भी ये बातें और भी डिस्कस करते रहेंगे, ऑडिट जब भी होता है कभी भी 100% बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चेकिंग करके ऑडिट नहीं होता, ये सम परसेंट होता है, 10%, 15%, 20%। ये बहुत बड़े ऑडिट है। अगर आपने 15% या 20% ऑडिट, इससे मुराद क्या है कि आपकी अगर 100 ट्रांजैक्शंस हैं फॉर एग्जांपल एक साल के अंदर, सिर्फ 20 चेक की जाएंगी, 15 चेक की जाएंगी और रिपोर्ट दे दी जाएगी सारे के बारे में ही कि मैंने जो काम चेक किया है या जो उसका रिजल्ट निकलेगा, ऑडिटर कहेगा तमाम का रिजल्ट यही है। हम आगे ये भी आगे टॉपिक में बेटा और बातें होंगी। कभी भी ऑडिट 100% कंडक्ट ही नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? उसकी रीजन ये है कि जो काम एक साल के अंदर हुआ है, फाइनेंशियल ईयर कितना होता है बेटा? 12 महीनों का। फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में फर्क हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं। कंपनी शुरू हुई, कंपनी ने अपना कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर भी अपना कैलेंडर ईयर ही बना लिया, यकम जनवरी टू 31 दिसंबर, पूरा एक साल। नहीं, आपकी मर्जी, आपने 15 जनवरी से 14 जनवरी तक कर लिया, आपने यकम फरवरी से 31 जनवरी तक कर लिया, आपने यकम मार्च से 28 फरवरी तक, हमेशा पूरा एक साल होगा, 365 डेज होंगे फाइनेंशियल ईयर के। कैलेंडर ईयर तो हमेशा सेम ही रहता है, जनवरी टू दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। पाकिस्तान का बेटा फाइनेंशियल ईयर जो है वो है यकम जुलाई टू 30 जून, हमने यहां से शुरू किया हुआ है। कुछ कंट्रीज के अंदर अगर आप देख लें, उसका फाइनेंशियल ईयर है ही क्या, यकम जनवरी टू 31 दिसंबर। बेटा जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उसके ऊपर ऑडिट होता है, उसी के ऊपर ही तमाम की तमाम बातें जो है बेटा होती हैं, फाइनेंशियल ईयर्स के ऊपर होती हैं, कभी भी कैलेंडर ईयर्स के ऊपर नहीं होती। हाँ, कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर सेम हो जाए तो आप उसके हिसाब से अपने खातों को चेक करोगे। तो मैं ये बात ये कर रहा था कि जो काम बेटा एक साल के अंदर हुआ है, उसको चेक करने के लिए भी अगर आपने एक्यूरेट चेक करना है, एक एक एंट्री चेक करनी है, कम से कम 6 महीने की तो जरूरत होगी। 6 महीने कभी कहीं कोई ऑडिट ही नहीं होता। इस वजह से हमेशा जो है बेटा जजमेंटल ओपिनियन के ऊपर बात होती है। जजमेंटल ओपिनियन से मुराद ये है द पर्सन विल नॉट चेक द 100% transactions of any book of account and he will give a report of 100%। कि मैंने जो चेक की है, मैंने बेटा उसमें से 50 एंट्रियां चेक की, 50 एंट्री चेक करने के बाद मैंने 100 का रिपोर्ट दे दी, तो ये भी जजमेंटल ओपिनियन है। हाँ, मैंने जज किया, अब मैं उसमें से, ये भी पॉसिबिलिटी है मैंने जो जो ट्रांजैक्शन चेक की उसी में ही फ्रॉड नहीं था, बाकी सब के अंदर फ्रॉड था, पॉसिबिलिटी थी। लेकिन क्योंकि मैंने जो चेक की, हम इसको कहते हैं सैंपलिंग चेकिंग। असल में ये हम सैंपलिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 है या 6 है। सैंपलिंग चेकिंग कहते हैं कि इसको है 100% डाटे को चेक ना किया जाए, सम परसेंट डाटे को, 10%, 15%, 20%, और मैं ये कहा करता हूं 99% भी अगर सैंपलिंग है ना तो वो भी 100% नहीं है। जब 100% नहीं है तो एक्यूरेसी नहीं है, मे भी फ्रॉड सिर्फ वो उस एक एंट्री में हो जो हमने छोड़ी हो। तो इस वजह से बहरहाल बेटा सैंपलिंग चेकिंग होती है। तो इस वजह से जब सैंपलिंग चेकिंग होगी तो जजमेंटल ओपिनियन होगा। जब जब जजमेंटल ओपिनियन होगा तो मुझे जैसी समझ लगी मैं वही रिपोर्ट दूंगा। नॉर्मली रिपोर्ट ओके ही आ जाती है, क्योंकि ऑडिटर ये कहता है कि हाँ जी जो मैंने काम चेक किया है वो बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली जो है बेटा ऐसा होता है। तो ये इसकी पहली लिमिटेशंस है कि आपको बाउंड, आपकी जजमेंट। अब एक और भी बात है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में
मैंने बनाई, मैं सीए मैंने किया, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म बनाई और मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को चेक करता था। ठीक है, मेरा उसमें एक्सपर्टीज थी क्योंकि मैंने बहुत अरसे तक चेक किया उसको और मेरी एक्सपर्टीज उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अब मैं इन होना चाहता था किसी और कंपनी में, फॉर एग्जांपल सर्विसेज कंपनी को भी मैं चेक करना चाहता था। तो मैं जब फिर वहां पे जाऊंगा तो मेरे पास एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, लेकिन मैं काम इस वक्त चेक कर रहा हूं काम सर्विसेज कंपनी का। दोनों की ट्रांजैक्शन में फर्क है, मेरी जजमेंट उसके हिसाब से थी। अब मैं क्योंकि न्यू न्यू आया था, मैं कह दूंगा नहीं ठीक है, जो मैंने चेक किया वो बिल्कुल ठीक है। बहरहाल बेटा, जजमेंटल ओपिनियन लिमिट कर देता है आपको, बाउंड्री के तौर पर आपको जो रिजल्ट निकालने में आसानी नहीं होती, आप अपनी सोच के मुताबिक रिजल्ट निकाल देते हो। तो ये पहली लिमिटेशन है। दूसरी जो बेटा लिमिटेशन है वो है जी, यहाँ पे जो अभी मैंने जो बात कर रहा था कि रिजल्ट ऑन सैंपल। ठीक है, तो जब रिजल्ट ऑन सैंपल है तो जैसे मैंने सैंपल लिया था, या आपने स्टैट में ना बेटा सैंपलिंग टेक्निक्स वगैरह पढ़ ली होंगी, सैंपलिंग का पूरा एक चैप्टर था स्टैट में, मुझे नहीं पता कि आपने किया या नहीं किया। तो सैंपल असल में कहते हैं किसको है बेटा? सैंपल कहते हैं बहुत सारे या 100% डाटा में से अगर हम थोड़ा सा डाटा सिलेक्ट कर ले और उसका जो रिजल्ट निकाले, जो रिजल्ट निकले ये कह दें कि तमाम का तमाम जो रिजल्ट है वो बिल्कुल वही है, ये सैंपलिंग चेकिंग है। तो द ऑडिटर यूज द स्टैटिकल सैंपलिंग एंड कैन नॉट ऑडिट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एंड आइटम। The complete audit of every transactions become cost ineffective. Hence, errors and misstatements may be occurs automatically। बेटा मैंने डाटा मैंने चेक किया, 10 एंट्रियां रिपोर्ट दे दी 20 एंट्रियों की, फ्रॉड मैं 10 में नहीं था, अगली चाहे 10 में ही फ्रॉड था लेकिन मैंने चेक नहीं की, मैंने कह दिया या गलती थी, फ्रॉड या गलती दोनों आप कह लें। तो उस सूरत के अंदर जो है बेटा वो मेरे लिए जो है ये भी एक लिमिट हो जाता है कि मेरा रिजल्ट वो नहीं निकलता जो निकलना चाहिए होता है। उसके बाद नंबर 3 जो है बेटा वो है जी मैनेजमेंट ऑन द मैनेजमेंट कैन मिस स्टेट द फैक्ट्स एंड फिगर्स थ्रू क्लाइंट। मैनेजमेंट जो फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड करती है वो क्या होते हैं? वो बेटा रिजल्ट अपना क्लाइंट के लिहाज से, क्लाइंट कहते हैं किसको है? इज ज्वाइनिंग हैंड्स ऑफ पर्संस recording a transactions and a person's carrying out a transaction in order to defraud। दो बंदे मिलकर अगर ये काम कर रहे हैं, काम चीज लेके आने वाला कोई और शख्स है, चीज इंदराज करने वाला कोई और शख्स है, वहां पे चांस ऑफ फ्रॉड्स या मिस्टेक्स हो सकते हैं। इसमें भी ऑडिटर जो है बाउंड होता है कि जो रिजल्ट उसके सामने निकले उसके बारे में वो रिजल्ट वो ही दे। उसके बाद नंबर 4 था जी ऑडिट एविडेंस इज बेसिस फॉर ऑडिट ओपिनियन बट द ऑडिट एविडेंस इटसेल्फ हैव लिमिटेशंस। कहता है रिजल्ट तो हमारा उसको ऊपर है लेकिन ऑडिट एविडेंस जो है, ये भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। असल में एविडेंस होता क्या? हमारे पास वो सबूत जिसके ऊपर मैंने राय का इजहार करना होता है। अगर आपके पास एविडेंस एक्यूरेट, अगर 100% एविडेंस होता है तो फिर ही जो ऑडिटर है वो ये कहता है कि ना मैं यहां से मुझे ये रिजल्ट, अगर उसमें उसको थोड़ा सा डाउट आ जाए वो भी उसको डाउटफुल रिपोर्ट ही देता है इन माय ओपिनियन। और वो इस एक फिक्रे की वजह से वो जो भी रिपोर्ट दे वो बच जाता है, ये भी याद रखिएगा। इन माय ओपिनियन देयर इज नो मिस्टेक नो फ्रॉड। अगर कभी उसमें मिस्टेक और फ्रॉड थी तो कोई उसको कहे भी इसमें तो फ्रॉड, तो कर मेरी राय में नहीं था, मैंने क्योंकि ना सैंपलिंग चेकिंग की है, जो मैंने सैंपल लिया था उसमें से ये, चाहे वो खुद उस फ्रॉड में इन्वॉल्व हो चुका हो, ये भी याद रखिएगा। मैं कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के तौर पर काम कर रहा हूं, मैं उसका ऑडिटर हूं, मुझे किसी ने पैसे की पेशकश कर दी कि तुम यार इन फेवर रिपोर्ट लिख दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। मैंने लिख दी, पैसे ले लिए, और कल को मुझे अगर अदालत भी बुलाएगी तो मैं कह दूंगा इन माय ओपिनियन। मेरी रिपोर्ट में लफ्ज ही हमेशा चैप्टर नंबर 12 में बेटा रिपोर्ट वाले में पढ़ेंगे, इन माय ओपिनियन, मेरी राय के मुताबिक तो नहीं था जी, तो मैं मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन उससे आगे ड्रॉबैक नॉर्मल ऑडिटर बेटा ऐसे किया भी नहीं करते होते, क्योंकि ना ऑडिटर की जो सर्वाइवल है या क्रेडिबिलिटी है या जो उसका फ्यूचर है वो ऑडिट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर, ऑडिटर के तौर पर ही है। जब उसको एक कंपनी में उसने फ्रॉड किया है
तो कल को बहुत सारे लोगों को पता लगेगा कि इसने इस कंपनी में ये फ्रॉड करके आया है, तो उसको लोग दोबारा एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज अ ऑडिटर हायर नहीं करेंगे। जब हायर नहीं करेंगे तो उसका जो फ्यूचर है, उसका जो प्रोफेशनल फ्यूचर है वो तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मली ऑडिटर किया नहीं करते होते। बहरहाल यहाँ वो लिमिटेशंस तो है। उसके बाद है जी नंबर 5 पे बेटा, टाइमिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज आफ्टर बैलेंस शीट। अब देखें ऑडिट होता कब है? ऑडिट होता है जब साल खत्म हो जाता है। जब साल खत्म हो जाए और ऑडिटर उसको आके अगले साल में चेक करता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है जिस बंदे ने फ्रॉड किया था वो छोड़कर, पैसे लिए उसने, फ्रॉड किया और वो छोड़कर चला गया और अगले साल उसका पता लगा, तो ये तो वही है, सांप गुजर गया लकीर पीटने का फायदा नहीं है। तो इसलिए भी ये कहते हैं क्योंकि ना आफ्टर बैलेंस शीट ऑडिट होता है, इस वजह से उसकी वो वर्थ नहीं, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहते हैं लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। तो ये भी बेटा उसकी एक लिमिट है। उसके बाद आता है ऑडिट रिपोर्ट इज स्पेसिफिक फॉर्मेट। और रिपोर्ट का मैंने फिर क्या कह दिया बेटा, हम चैप्टर नंबर 12 में ये या 13 के अंदर जो लास्ट पे एक चैप्टर है ऑडिट का, ऑडिट रिपोर्ट का, उसमें देखेंगे एक फॉर्मेट के मुताबिक है। जब हम किसी काम को एक फॉर्मेट के मुताबिक कर रहे होते हैं, हमें बहुत सारी बातें छोड़नी पड़ती हैं रिपोर्ट बनाते हो या काम करते हो। जब हम उन बातों को छोड़ेंगे, या यूं कह लें कि जब हमने किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर रह के काम करना है, तो 100% मैं उसको एक्यूरेसी नहीं दे सकता। और उसके बाद है बेटा नंबर 7 पे है, द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज अंडर ऑडिट हैज एन इट्स ओन लिमिटेशंस। और कंपनी की भी अपनी कुछ हदूद है, कंपनी की भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसकी वजह से भी ऑडिटर जो है अपनी राय का इजहार वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि उसको यूं समझ लें कि उसको ना खुलकर काम करने का मौका नहीं मिलता। जब उसको ओपन हैंड नहीं दिया जाता रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से, तो वो अपनी रिपोर्ट वैसे नहीं, वो अपना रिजल्ट वो नहीं दे सकता कि जो वो देना चाहता है। तो इस वजह से भी बेटा जो है इसके अंदर ये है जिसकी लिमिटेशंस है। अब उसके बाद है बेटा लिमिटेशंस के बाद, डिस्पाइट द लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट द फॉलोइंग बेनिफिट्स। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। बहरहाल ऑडिट के बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं अगर आप यूं देख ले, तो वो कहता है द ऑडिट इंक्रीज द कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस द रिस्क। याद रखिएगा बेटा, जितना ऑडिट सैंपल साइज बढ़ता जाएगा, ये भी याद रखिएगा, उतना ही रिस्क कम होता जाएगा। कैसे? अगर 100% एंट्री में से आपने 50% चेक की है, तो आपका 50% सैंपल साइज था, 50% आपका रिस्क था। ये चांस है कि जो 50% एंट्रियां नहीं की वो सारी की सारी गलत होती नहीं है, हो सकती हैं। मैंने जो पिक की या मैं पिक कर सका, वो कुदरती तौर पर वो आ गई जो सही थी। या ये भी हो गया 50% एंट्रियां सही थी, 50 गलत थी, मैंने जो पिक की वो सारी खराब वाली पिक कर ली, फ्रॉड वाली, तो मैं कह दूंगा यहाँ 100% ही फ्रॉड है, या मैं कह दूंगा यहाँ पे 100% ही एक्यूरेसी है। तो ये जो है ना, एक तो ये पहला ये है जी। उसकी वजह से बहरहाल कहते हैं कि एक पॉजिटिविटी है, क्योंकि ना जब मुझे ये पता हो, जब स्टूडेंट को ये पता हो कि मेरा किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है, तो वो क्लास में अपनी तमाम की तमाम जो है ना टॉपिक को जो प्रिपेयर करके आता है। ये आप अल्लाह खैर रखे, ये आपका 4th ईयर है, मास्टर्स में जाएंगे या यूनिवर्सिटीज के अंदर जब आप जाएंगे, वहाँ सेमेस्टर सिस्टम है, वहाँ पे आपको एक्यूरेसी करनी पड़ेगी, साथ के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि ये साल बाद पेपर होने हैं जी, हम नहीं पढ़ते जी, 2 महीने रह गए हैं जी, 3 महीने। बहरहाल जब ये एक चीज यूं कह लें, जब ऊपर तलवार लटकी हुई है किस चीज की कि मेरी चेकिंग होनी है, तो अकाउंटेंट जो है अपना काम दिल जमी के साथ, मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ करने की कोशिश करता है। तो ये एक इसका पहला बेनिफिट है। नंबर 2 बेटा वो कहता है जी, इसी के अंदर वो कहता है मैनेजमेंट फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। मैनेजमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसको पता है मुझे शेयर होल्डर ने चेक करना है। शेयर होल्डर फॉर अप्रेजल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। शेयर होल्डर के लिए भी यही है कि वो उस रिपोर्ट को देखते हुए कि क्या मुझे इस कंपनी के शेयर मजीद खरीदने चाहिए या बेच देने चाहिए, इस बात को जो है वो भी ऑडिटर जो है ये भी इसका बेनिफिट है। बैंक को लोन देने के लिए, बैंक फॉर लोन पर्पस, बैंक जो है वो उसके लिए भी बेनिफिट्स है, बैंक उसको देखकर लोन दे देता है। कैसे? जब
ऑडिटर ने बताया कि यहाँ पे जो है इसका कैपिटल इतने करोड़ रुपया है, और अगर हम उसको 1-2 लाख रुपया लोन दे दें, 20 लाख दे दें, या 20 करोड़ उसके कैपिटल था और उसको 1 करोड़ का लोन मिल गया, तो उसका मतलब ये होगा कि उसके बदले कुछ ना कुछ मॉर्गेज या प्लेज हो जाएगी, वो उसका कॉन्फिडेंस उसके ऊपर रहेगा। उसके बाद जी गवर्नमेंट फॉर टैक्सेशन, टैक्स इकट्ठा करती है बेटा गवर्नमेंट, तो जो ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर जो टैक्स इकट्ठा होता है वो कंपनी जो FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले डिपेंड करते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये ऑडिट हुआ था, इसलिए जो इन्होंने शो किया है कि ये इतना कैपिटल था और ये मुझे इतना नफा हुआ है, तो वो उस नफे के हिसाब से मेरा ये टैक्स बनता है, तो उसके ऊपर भी लोगों की बेटा जो है गवर्नमेंट को एतमाद होता है। फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उसको एडवाइजिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्रेडिट रेटिंग जो है एजेंसीज जो है आपको उस हिसाब से क्रेडिट रेट करवाती हैं। क्रेडिटर जो या सप्लायर जो है वो भी उस चीज को देखते हुए जो है बेटा आपको अपनी जो है सामान वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये इसके बेटा बेनिफिट्स हैं। ये है बेटा आपका पर्पस ऑफ एन ऑडिट, लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट एंड द बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट। एनी क्वेश्चन बेटा? कोई क्वेश्चन हो बेटा आप लोगों का? नहीं सर, ओके, थैंक यू। जी बेटा। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलें बेटा, क्लियर है जी? जी सर। यस सर, क्लियर जी जी क्लियर है सर। चलें जी, कल इंशाल्लाह बेटा एक ये बुक आप लोग परचेज कर लें। ये मैंने कल बुक का टॉपिक भी नेम भी लिख के भेज दिया था, शायद पहले आपने शायद ली हो, नहीं ली तो अब भी ले लें। हमने ये बुक के टॉपिक ही पढ़ने हैं इंशाल्लाह। कल वाला जो टॉपिक है वो बेटा है भी छोटा सा टॉपिक है। 2 टॉपिक होंगे, द नेचर ऑफ एन ऑडिट एंड द स्कोप ऑफ एन ऑडिट। ये कल इंशाल्लाह इस टॉपिक सर बुक की तस्वीर दिखा दें। बेटा ये जब आप मार्केट में जाएंगे ना, फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग है, फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग बाय शकील अहमद सिंघी। सही। हाँ जी, ओके जाके आप कहेंगे वो आपको मिल जाएगी बेटा मार्केट से। ठीक है जी, ओके सर। कल इंशाल्लाह बेटा। और आइंदा मैं ये कोशिश करूंगा कि ये बुक के सफ़ों की आपको ना फोटो बैरल भेज दिया करूं, ताकि ना आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये कौन सा टॉपिक हमने पढ़ना है। ये मैं पहले इसको व्हाट्सएप कर दिया करूंगा, फिर उसके हिसाब से बेटा इंशाल्लाह इसको हो जाएगा जी। थैंक यू जी। ओके सर, थैंक यू।